मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के व्याख्यान का शीर्षक है सामाजिक आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषताएं। सामाजिक आंदोलन समाज में जो परंपरा है, व्यवस्था है, जो रीति रिवाज है, उसमें से बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे परंपराएं ऐसी होती हैं या व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें बदलाव लाने के लिए जब बहुत सारे लोगों द्वारा प्रयास किया जाता है तो ऐसे प्रयासों को सामाजिक आंदोलन का नाम दिया जाता है। ये इसकी परिभाषा, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से व्यक्त किया है। हम सबसे पहले विद्वानों द्वारा दिए गए कुछ परिभाषाओं पर गौर करने का प्रयास करें। ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन की परिभाषा करते हुए कहा, उन्हीं के शब्दों में, कि सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयत्न कह सकते हैं। जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयत्न कह सकते हैं। हॉर्टन एवं हंट के शब्दों में, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसके विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। हॉर्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। किसी भी तरह का जो समाज में व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाने का जो कोशिश किया जाता है, उसके लिए जो सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है या किसी चली आ रही व्यवस्था का विरोध किया जाता है तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। मैरिल एवं एल्ड्रीज लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास है। जो परंपरागत रूढ़ियाँ चली आ रही हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए कम लोगों का भी और ज़्यादा लोगों का भी, यानी कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा में जो प्रयास किए जाते हैं उसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। रोज के शब्दों में सामाजिक आंदोलन सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों की एक बड़ी संख्या के एक अनौपचारिक संगठन को कहते हैं, जो अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से प्रभुता संपन्न संस्कृति, संकुलों, संस्थाओं अथवा एक समाज के विशिष्ट वर्गों को संशोधित अथवा स्थानांतरित करता है। कैमरॉन महोदय के अनुसार सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी इसको डिफाइन किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आंदोलन किसी विशेष सामाजिक लक्ष्य की ओर बढ़ने या व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली निरंतर क्रियाओं अथवा प्रयासों का एक क्रम है। किसी विशेष सामाजिक लक्ष्य की ओर बढ़ने या व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली निरंतर क्रियाओं अथवा प्रयासों का एक क्रम है, इसको आंदोलन कहा जाता है। और इसी के हिसाब से जब ये सामाजिक स्तर पर हो, सामूहिक लोगों द्वारा हो, बहुत सारे लोगों द्वारा इसका प्रयास किया जाए तो इसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। जैसे भारत में ही समाज व्यवस्था को हम ले लें, यहाँ की समाज व्यवस्था में अनेक रूढ़ियाँ चली आ रही थी। उसमें एक सबसे प्रमुख रूढ़ी अछूतों का था। उससे भी पहले देखें तो सती प्रथा, विधवा विवाह की जो समस्या थी सो
या कम उम्र में शादी की समस्या, ये सब सामाजिक रूढ़ियों के रूप में पहले से कायम थी, विकृतियों के रूप में कायम थी, जिसके लिए राजा राम मोहन राय को आंदोलन करना पड़ा और उनके आंदोलनों के द्वारा ये सती प्रथा बंद हुई। इसके लिए कानून लाया गया और समाज में एक परिवर्तन लाया। इसी तरह से समाज में जाति के आधार पर कुछ लोगों को अछूत समझा जाता था और ये जो अस्पृश्यता की सामाजिक कुप्रथा थी, इसके खिलाफ भी आंदोलन कई बार किए गए। महात्मा गांधी के द्वारा भी इसके लिए बृहत आंदोलन किया गया और ऐसे आंदोलनों को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, जो समाज में पहले से परंपरा के रूप में, रूढ़ि के रूप में चली आ रही है और उसमें बदलाव के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए जो प्रयास किया जाता है, वो सामाजिक आंदोलन है। अब हम इसकी प्रकृति पर चर्चा करेंगे। हॉर्टन एवं हंट जो है, ये इनकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए 3 बातों पर जोर दिए। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कि सामाजिक आंदोलन जो है एक संस्था नहीं है। सोशल मूवमेंट्स आर नॉट इंस्टीट्यूशंस, यानी सामूहिक व्यवहार से संबंधित होने के बावजूद सामाजिक आंदोलन एवं संस्थाओं की प्रकृति में अंतर होता है। संस्थाओं में अस्थायित्व पाया जाता है। संस्था कोई भी होता है तो वो संगठित तौर पर होता है, जबकि समाज में जो परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाता है वो जरूरी नहीं है कि संगठित हो, तो और संस्थागत रूप में इसे स्वतः स्फूर्त जो समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं वो लोग इसका सपोर्ट कर, ये गलत परंपराओं के जो विरोध में आते हैं और उनको मिटाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले ये ध्यान दें कि सामाजिक आंदोलन कोई संस्था नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसमें ये संगठित रूप से नहीं होता है और इसका कोई संस्था नहीं होता। इसे समाज में निरंतरता के लिए अनिवार्य एवं मूल्यवान माना जाता है, जबकि आंदोलन अस्थायी की प्रकृति के होते हैं। संस्था जो है वो अस्थायी होता है और उसमें निरंतरता के लिए उसको अनिवार्य एवं मूल्यवान समझा जाता है, जबकि आंदोलन अस्थायी प्रकृति के होते हैं। चूँकि इसका उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य पूर्ति के बाद आंदोलन खत्म हो जाते हैं। जैसे सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला और सती प्रथा बंद हो गया, ये आंदोलन खत्म हो गया, या इसके लिए कानून बन गया, उसके बाद ये आंदोलन रोक दिया गया। तो इस तरह से फिर सामाजिक आंदोलन जो है ये समितियां नहीं हैं। दोनों जैसे समिति होती है, संस्था और समिति दोनों लगभग एक ही तरह की होती। समिति में भी वो संगठित रूप होता है, जबकि आंदोलन का कोई संगठित रूप नहीं होता है। इसमें अस्थायित्व नहीं होता है, आंदोलन अस्थायी प्रकृति के होते हैं। कई बार आंदोलन तो बिल्कुल असंगठित होते हैं, जबकि समिति का निर्माण औपचारिक रूप से होता है। इतना ही नहीं, समिति जो है वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जबकि आंदोलनों में कई बार समाज विरोधी कार्यवाही भी अपनाई जाती है। अतः आंदोलन समितियां नहीं है। समिति जो है वो समाज की जो परंपराएं हैं उनके अनुरूप ये काम करती है, जबकि आंदोलन उन परंपराओं के विरोध में काम करती है जो गलत परंपराएं हैं। सामाजिक आंदोलन दबाव एवं स्वार्थ समूह नहीं है। जैसा कि प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप काम करते हैं, उस तरह के ग्रुप ये सामाजिक आंदोलन नहीं होते हैं। दबाव एवं स्वार्थ समूह की कार्यविधि जो है उनके हितों की पूर्ति के लिए होते हैं, परंतु आंदोलन का उद्देश्य सार्वजनिक हित अथवा प्रचलित प्रतिमानों एवं मूल्यों को बदलना होता है। जैसे अछूत प्रथा को बदलना,
ये जातिगत भेदभाव, इन सब को बदलना, ये आज भी आंदोलन एक तरह से समाज में चलते रहते हैं असंगठित तौर पर। तो ये जो है सामाजिक आंदोलन जो है, कुछ विद्वान इसके आदर्शात्मक पक्ष पर बल देते हैं, कुछ विद्वान इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल देते हैं। कई बार इसको ऐच्छिक संगठन का भाग भी माना जाता है। इस तरह से सामाजिक आंदोलन की जो प्रकृति है वो ये हम देखें तो ये अस्थायी प्रकृति की होती है और इसमें आदर्श भी पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य समाज के लोगों पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालना भी होता है। ये फिर अब इसकी हम विशेषताओं के ऊपर गौर करें। सामाजिक आंदोलन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें सबसे पहले हम देखें कि ये समाज में परिवर्तन का एक स्वरूप है, ए मोड ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन का एक रूप है क्योंकि उसका उद्देश्य सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना एवं परिवर्तनों का बोध आम जनता को कराना है। इसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक होते हैं। फिर नेक्स्ट है सामूहिक क्रिया अथवा प्रयास, कलेक्टिव एक्शन और इफोर्ट। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके आंदोलन में जो लोग भाग लेते हैं वो लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक अकेले व्यक्ति इस कार्य को नहीं करता, उनके साथ कई लोग करते हैं। कई बार अकेले कोई आदमी आगे बढ़ता है, हर बार ऐसा ही होता है कि अकेले कोई व्यक्ति प्रयास करता है, फिर उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कई बार होता है कि कई लोग इसको चाहते तो हैं कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करते और कई बार कुछ लोग जो है या एक व्यक्ति पहले हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है और फिर उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं और इस तरह से फिर उनको सफलता मिलती है। सामाजिक आंदोलन जो है वो निरुद्देश्य नहीं होता है बल्कि इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है, डेफिनिट एंड होता है। ये किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे छुआछूत की समाप्ति के लिए, सती प्रथा की समाप्ति के लिए, अंधविश्वास या अन्य तरह की कुरीतियों की समाप्ति के लिए समाज में बार बार जो आंदोलन उठते रहते हैं उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है। इसका एक संगठन, हालांकि ये संस्थागत रूप से संगठित नहीं होते लेकिन फिर भी अनौपचारिक रूप से इसका एक संगठन जरूर होता है। इस बगैर अनौपचारिक संगठन के कोई आंदोलन आगे बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए इसमें अनौपचारिक तौर पर ही सही लेकिन एक संगठन पाया जाता है और उसके द्वारा उसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाती है और उस रणनीति के तहत कार्य किया जाता है सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। सतत प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि सामाजिक आंदोलन कोई चलाया जाता है और वह एक दिन में या 1 घंटे में या 4 घंटे में या 1-2 महीने में ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है और महीनों सालों तक प्रयास करना पड़ता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में होता है, तब जाकर के इसमें सफलता मिलती है। विचारधारा और वैचारिकी, आंदोलन के पीछे एक सुनिश्चित विचारों का होना आवश्यक होता है। बगैर सुनिश्चित विचार के कोई आंदोलन नहीं हो सकता। ब्लूमर ने विचारधारा को आंदोलन के स्थायित्व के लिए तथा विकास के लिए अनिवार्य माना है। इस प्रकार सामान्य विचारधारा के कारण ही विभिन्न लोग इसका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है संकट अथवा समस्या, क्राइसिस और प्रॉब्लम। कोई भी जो आंदोलन प्रारंभ होता है वह किसी न किसी समस्या या संकट के समाधान के लिए होता है। अधिकांश आंदोलनों का कारण जो है
वर्तमान परिस्थिति होता है जो कुछ लोगों के लिए अन्यायकारी होते हैं और उन परिस्थितियों को बदलने के लिए आंदोलन किया जाता है। उस संकटपूर्ण समस्यापूर्ण स्थिति में बदलाव लाने के लिए आंदोलन किया जाता है। यदि कोई ऐसी समस्या या संकट नहीं है तो आंदोलनों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्रियात्मक स्थिति, एक्शन ओरिएंटेड। कोई भी जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसका एक उसको क्रियात्मक रूप देना पड़ता है, उसका एक कार्यक्रम तय करना पड़ता है कि किस तरह से समाज में जो ये रूढ़ियाँ हैं उनका विरोध, उसमें परिवर्तन लाने के लिए किस किस तरह से समाज के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाए, सत्ता शासन को कैसे उस समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जाए ताकि उसमें बदलाव के लिए सत्ता की ओर से भी प्रयास हो और फिर समाज भी उस प्रयास को स्वीकार करे। दोनों तरफ इसके लिए कार्य करना पड़ता है और इसके लिए कुछ इसके कार्यक्रम निर्धारित करने पड़ते हैं। कुछ सभाएं आयोजित करने, विरोध दिवस मनाने, पैम्पलेट द्वारा पोस्टर बांट करके, कभी कभी कुछ उग्र कार्यवाही भी करनी पड़ती है, जैसे बस या रेल रोक करके, सार्वजनिक स्थानों पर धरना दे करके, कई बार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश ऐसे आंदोलनों में देखा जाता है। हालांकि वह उचित नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह के आंदोलनों में इस तरह का भी रूप देखने को मिलता है। अधिकांश आंदोलनों में किसी न किसी रूप में उग्र कार्यवाही हो ही जाती है। तो इस तरह से सामाजिक आंदोलन की जो गति है उसमें ये उसका एक उसको क्रियात्मक रूप देना पड़ता है। उसके लिए किसी समस्या का होना ज़रूरी होता है, उसके पीछे एक विचारधारा होती है और उसको एक कंटिन्यूअस रूप में करना पड़ता है जब तक वह अपने एंड में ना आ जाए। उसको अनौपचारिक तौर पर एक संगठन का भी रूप देना पड़ता है, संगठित तरीके से काम करना पड़ता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास किया जाता है। इसका प्रयास कलेक्टिव रूप से किया जाता है। कोई अकेले व्यक्ति यदि प्रयास करता है तो उसे सफलता पाने में बहुत वक्त लग सकता है। तो इसका जो रूप होता है वो समाज में बदलाव लाना होता है। सामाजिक आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य समाज में जो परंपरा के रूप में, रूढ़ियों के रूप में जो विकृतियाँ चली आ रही होती हैं, जो कई तरह से कई लोगों के लिए दुष्कर होते हैं, उनके लिए अन्यायकर होते हैं, तो ऐसे अन्यायकर परंपराओं को, रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं और इसमें सफलता भी मिलती है, ऐसा देखा गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।